रेडी स्टार्ट। कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय समिति ने बीते वर्ष 91 IAS अधिकारियों की ओर से अचल संपत्ति का विवरण न दिए जाने का उल्लेख करते हुए यह जो कहा कि अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसमें संदेह है कि ऐसे किसी प्राविधान से IAS अफसर भय खाएंगे। यदि ऐसा कोई प्राविधान बन भी जाता है तो ये अफसर उसमें आसानी से छिद्र तलाश लेंगे। बहुत संभव है कि शीर्ष नौकरशाह प्राविधान ही ऐसे तैयार कराएं जिससे अपनी संपत्ति का विवरण न देने वाले IAS अफसरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई संभव न हो सके। आखिर यह एक तथ्य है कि नियम कानून बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी का लाभ उठाकर वह ऐसी व्यवस्था नहीं बनने दे रहे हैं जिससे उन्हें जवाबदेह बनाया जा सके अथवा उन्हें उनके भ्रष्टाचार से रोका जा सके या फिर उन्हें इसके लिए दंडित किया जा सके। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का एक कारण नौकरशाहों का रवैया है। यदि वे चाह लें तो प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से अंकुश लग सकता है। ध्यान रहे कि यदि नेता भ्रष्टाचार करने में समर्थ रहते हैं तो नौकरशाहों की मदद से ही नौकरशाह न केवल नेताओं के भ्रष्टाचार में मददगार बनते हैं बल्कि ऐसे जतन भी करते हैं जिससे खुद उनके भ्रष्ट तौर तरीकों का पर्दाफाश न हो सके। यही कारण है कि रह रहकर ऐसे भ्रष्ट नौकरशाहों का मामला सामने आता रहता है जिनके पास अकूत चल अचल संपत्ति होने का पता चलता है। यदि यह सोचा जा रहा है कि नौकरशाहों की ओर से अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने से उनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा तो यह एक दिवास्वप्न ही है। अच्छा हो कि इससे आगे कुछ सोचा जाए। सबसे पहला काम तो प्रशासनिक सुधार का किया जाना चाहिए। यह निराशाजनक है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के तमाम दावों के बाद भी मोदी सरकार प्रशासनिक सुधारों को इस तरह आगे नहीं बढ़ा सकी है जिससे नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। समस्या केवल यह नहीं है कि IAS अफसरों के भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। समस्या यह भी है कि अन्य सरकारी अधिकारियों और यहाँ तक कि कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के किस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि केंद्र सरकार की शीर्ष नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है क्योंकि निचले स्तर पर पहले की तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार के चलते न केवल विकास एवं जन कल्याण की योजनाएं प्रभावित
होती हैं, बल्कि आम लोगों को सरकारी विभागों से अपने छोटे मोटे काम कराने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, नई तालीम में मेरी रुचि उसी दिन से रही है जिस दिन प्रातः स्मरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी ने इस विषय पर विचार करने के लिए पहले एक सम्मेलन वर्धा में किया था, जिसमें देश के कुछ शिक्षा शास्त्री और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंध रखने वाले कार्यकर्ता आमंत्रित थे। उस दिन से इस पद्धति की जिस प्रकार से जांच और प्रगति हुई है, मेरा उससे कुछ ना कुछ संबंध रहा है और इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने आज मुझे शिक्षा संबंधी विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया। यद्यपि मैं जानता हूँ कि ऐसा करने में बहुत अंश में पुनरावृत्ति करूँगा और हो सकता है मेरे मत से दूसरों का, विशेषकर शिक्षा शास्त्रियों का मत ना मिले। इसके अतिरिक्त विचारणीय बात यह भी है कि शिक्षा के संबंध में केंद्रीय और राज्यों की सरकारें आज जो नीति बरत रही हैं, उसका मेरे मत के साथ कहाँ तक मेल होता है और मेरे मत में अथवा उस नीति में परिवर्तन कहाँ तक आवश्यक दिखता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं आज जो कुछ कहूँगा वह व्यक्तिगत विचार के रूप में ही समझा और देखा जाएगा और उस पर आप निर्भीकतापूर्वक और निर्लिप्त रूप से भली भांति विचार करेंगे। यह एक मानी हुई बात है कि जो पद्धति आज तक प्राथमिक वर्ग से लेकर विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षा तक प्रचलित है, वह वही पद्धति है जिसको ब्रिटिश सरकार ने इस देश में चलाया था और स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी अभी तक उसमें कहीं कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके लिए हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिस प्रकार शांतिपूर्वक हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ, उसमें यह अनिवार्य था कि स्वराज्य के साथ साथ वह शासन पद्धति, शिक्षा पद्धति तथा सारा उपक्रम जो अंग्रेजी राज्य में प्रचलित था, उस परिस्थिति के प्रकाश में विकास करें और जो कुछ परिवर्तन आवश्यक जचे उसे अमल में लाएं। इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा पद्धति आरंभ की, वह विशेषकर अपने राज्य को आसानी से और सुविधा के साथ चलाने के लिए जारी की थी। उसके साथ साथ उनके दिल और दिमाग में भी यह विचारधारा काम कर रही थी कि यहाँ की संस्कृति और साहित्य में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वे अपनी संस्कृति, साहित्य इत्यादि की अपेक्षा अधिक अच्छा समझें अथवा जिनको वे बनाए रखना उचित समझें। धीरे धीरे उनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ, पर मूल रूप से नहीं। और इसी बीच यूरोप में विज्ञान की जो प्रगति हुई, वह इस देश में उनकी भाषा के द्वारा ही प्रसारित हो सकती थी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि शासन की सुविधा और अपनी भाषा तथा
संस्कृत के प्रति श्रद्धा के कारण उन्होंने इस पद्धति को जारी रखा और इसको अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी कई पीढ़ियों ने जो शिक्षा पाई इसी पद्धति से पाई।